हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग समझेंगे कि सुबह सुबह सूर्योदय के समय आकाश लाल क्यों हो जाता है और दोपहर के समय वो नीला क्यों हो जाता है। फिर से देखिएगा कि शाम के समय फिर सूर्यास्त के समय आकाश लाल हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि रात के समय कई बार जब चांद आकाश में नहीं होता है तो लाइट कहाँ से आती है। सूर्य के उगने के पहले भी काफ़ी सारा लाइट ऑलरेडी आ चुकी होती है और सूर्य के डूबने के बाद भी काफ़ी सारा लाइट रहती है। तो सूर्य नहीं रहता तो फिर लाइट आती कहाँ से है, इसको भी जानेंगे। और फिर हम लोग ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि कई बार जब सूर्य बादलों के बीच छिप जाता है तो चांद की तरह वाइट क्यों दिखने लगता है। और आप ये भी जानते होंगे कि रेगिस्तान जो है बहुत गर्म होता है, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रेगिस्तान में रात के समय टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो क्यों होता है ये सब, हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग को समझना होगा सोलर स्पेक्ट्रम। सोलर स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है। सूर्य से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में रोशनी आती है और ये रेडिएशन आती है, उसमें अलग अलग वेवलेंथ के कई सारे रे होते हैं। इन्हीं सारे रेस को हम लोग एक साथ मिला के कहते हैं सोलर स्पेक्ट्रम। कुछ वेव जो है वो कम वेवलेंथ वाले होते हैं और कुछ वेव जो है लॉन्ग वेवलेंथ वाले होते हैं, मतलब लंबे लंबे वेवलेंथ वाले। तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ का मतलब होता है कि ये जो वेव्स हैं उनकी बीच की दूरी कितनी है। मतलब कि ये जो ट्रफ है, ठीक है, इसको जो नीचे वाला वेव के जो नीचे वाला झुका हुआ भाग उसको ट्रफ कहते हैं। इसके बीच की दूरी कितनी है, इसी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, जितना लेंथ होगा उतना उसका वेवलेंथ होगा। तो जैसे शुरुआत में देख रहे हैं, शुरुआत के जो वेव्स हैं उसकी वेवलेंथ काफ़ी कम है। ठीक है, तो इसको हम लोग कम वेवलेंथ वाले वेव्स कहते हैं। और इनकी जो वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा वेवलेंथ वाले वेव्स कहते हैं। हमारा जो काम का जो चीज़ है वो ये है विजिबल लाइट वाला स्पेक्ट्रम। ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है इसमें जो सबसे छोटा वेवलेंथ वाला होता है वो होता है ब्लू और उससे सबसे ज़्यादा होता है वो होता है रेड। तो इसी विजिबल लाइट जोन के कारण जो है हम लोग पूरा ब्रह्मांड देख पाते हैं। जितना भी चीज़ दिखता है हम लोगों को, मनुष्यों का आँखों से जो भी चीज़ दिखता है वो सारा जो है वो इसी कारण से दिख पाता है, इसी विजिबल जोन के कारण। इसके अलावा हम लोग और कुछ नहीं दिखते हैं। और ये पूरा जितना रोशनी आता है, सूर्य का जितना रोशनी आता है उसका लगभग 41% होता है। उसके अलावा जो 49% जो रोशनी होता है उसमें लगभग 9% जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, एक्सरे और गामा रे होते हैं। और 50% में जो है इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स होते हैं, जो कि हम देख नहीं पाते हैं लेकिन अलग अलग रूप से यूज़ करते हैं। आपको पता होगा एक्सरेज का यूज़ कैसे करते हैं, इंफ्रारेड का यूज़ होता है जो नाइट विजन वाले कैमरा होते हैं उसमें करते हैं, और रेडियो वेव्स का यूज़ जो है टेलीविज़न में, रडार में, एफएम में, इन सभी चीज़ों का यूज़ होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट और जो हम लोग काम का है वो है विजिबल लाइट जोन। विजिबल लाइट जोन में भी अलग अलग वेव जो है अलग अलग वेवलेंथ वाले हैं, अलग अलग वेव होते हैं। तो जो सबसे कम वेवलेंथ वाला जो कलर होता है वो होता है वायलेट, उसके बाद आता है इंडिगो, उसके बाद आता है ब्लू। ब्लू, वायलेट और इंडिगो जो होते हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ वाले वेव्स होते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जो रेड होता है वो सबसे उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है और वो रिलेटिवली कम एक्टिव होता है। तो इस तरह से जो है हमारा विजिबल जोन का इस तरह से ये पूरा वेवलेंथ होता है, जिसमें सबसे छोटा में होता है वायलेट और सबसे बड़ा होता है रेड। ठीक है, तो ये जो है इन्हीं वेवलेंथ के कम और ज़्यादा होने के कारण, इनकी एक्टिविटी के कारण जो है आकाश जो है वो कभी नीला हो जाता है और कभी लाल हो जाता है। तो समझते हैं इनको कैसे होता है लाल और कैसे होता है नीला। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोपहर के समय क्या होता है। ये है दोपहर का समय, जब सूर्य जो है एकदम अपने सीधा जो है पृथ्वी पर पड़ रहा है। इस समय देखिए क्या होता है कि सूर्य को जो है, जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो एटमॉस्फेयर में उसका एंट्रांस होता है, मतलब एंटर करता है। एटमॉस्फेयर में जैसे ही वो एंटर करता है तो एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे देख रहे होंगे यहाँ पे बनाया हुआ है, छोटे छोटे जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इन सभी रेडिएशन को जो एटमॉस्फेयर में आ रहा है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको जो है उसको वापस लौटा देते हैं। ठीक है, तो ये अब तरह तरह का होता है। तो सबसे पहला जो तरह का होता है वो होता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है कि जो रोशनी आ रही है, अगर वो जो एलिमेंट है, मतलब कि कहने का मतलब जो जो डस्ट पार्टिकल या फिर गैस मॉलिक्यूल है, अगर वो आने वाली रोशनी से अगर वो छोटा हो,
कहने का मतलब कि जो रोशनी आ रही है अगर वो पार्टिकल उससे छोटा हो तो वो क्या करेगा कि इस वेवलेंथ वाली इस रोशनी में जो सबसे छोटी वेवलेंथ वाली जो रेज होंगी उनको तो रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन जो बड़ी वेवलेंथ वाली जो रेज होगी उनको वो फिर से आगे की ओर बढ़ने देगा। जैसा कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो वेवलेंथ ये जो रेस आ रही हैं, जो विजिबल रेस जो आ रही हैं, उनमें उनसे जो है पार्टिकल छोटा है। ये जो डस्ट पार्टिकल या फिर एयर मॉलिक्यूल्स है वो छोटा है। तो ये क्या कर रहा है कि ये जो छोटी वेवलेंथ वाली जो रेज हैं, जैसा कि ब्लू है, वायलेट है, इसको तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन जो रेड है और ऑरेंज है उसको वो आगे की ओर जाने देता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में क्या होता है कि जैसे ही जो वेवलेंथ जैसे ही सोलर रेडिएशन आती है तो क्या करता है कि ये जो जो एलिमेंट है, जो छोटा सा एलिमेंट है, वो क्या करेगा, इसके कुछ भाग को, जो छोटा रेज जो होंगे, जो छोटे रेज वेवलेंथ वाले रेज होंगे, उनको वो रिफ्लेक्ट कर देगा दूसरे डायरेक्शन में, और जो बड़े रेज होंगे उनको वो आगे की ओर बढ़ने देगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग। दोपहर के समय क्या होता है, दोपहर के समय जब सूर्य को काफ़ी कम समय, सूर्य की जो रोशनी एटमॉस्फेयर को काफ़ी कम भेजना पड़ता है, क्योंकि दोपहर के समय एकदम सीधा रोशनी जाता है। इससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के काफ़ी कम दूरी को भेजना होता है, मेरे एटमॉस्फेयर के कम भाग को सूर्य की रोशनी को भेजना होता है। तो इससे क्या होता है कि जो है, जो लॉन्ग वेव वाली रेज हैं, जैसे रेड हो गई, ऑरेंज हो गई, येलो हो गई, ग्रीन हो गई, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी जो है एटमॉस्फेयर को पार करके धरती तक पहुंच जाते हैं, सरफेस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो ब्लू रेज होती हैं वो क्या होती हैं, क्योंकि वो छोटी वेवलेंथ वाली होती है, वो सबसे ज़्यादा जो है रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो सॉरी स्कैटर हो जाती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो स्कैटर हो जाती हैं। इसीलिए जो है दोपहर के समय हम लोग का आकाश नीला दिखता है। लेकिन शाम के समय क्या होता है, शाम के समय जो है क्या होता है कि जब शाम होता है तो उस समय सूर्य जो है वो काफ़ी हद तक एंगल उसका लगभग 30 डिग्री, उसके बाद से और 20 डिग्री, इस तरह का एंगल बन चुका होता है। इस समय क्या होता है कि सूर्य को जो है एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा भाग को भेदना होता है या फिर पार करना होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि दोपहर के समय तो इसको केवल इतना सा भाग को पार करना है, बस इतने से भाग को पार करना होता है। लेकिन जब शाम का समय होता है या फिर सुबह का जो समय होता है, उस समय एटमॉस्फेयर के बहुत जो है मोटे लेयर को उसको पार करना होता है, जिससे क्या होता है कि जो जितने ब्लू रेज और जो भी छोटे वेवलेंथ वाली जो रेज होती हैं वो सभी तो पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। और जो अंतिम एटमॉस्फेयर तक, मतलब कि जो लोग हैं, जहाँ पे जैसे यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ये इसके आंखों तक जो पहुंच पाती है वो रोशनी, वो केवल रेड, येलो, ऑरेंज टाइप की रोशनी ही पहुंच पाती है। जो लंबी वेवलेंथ वाली रोशनी है केवल वही पहुंच पाती है, और छोटी वेवलेंथ वाली जो जितनी भी है, ब्लू है और जो भी है, वो बहुत पहले ही स्कैटर हो चुकी होती है। तो क्या होता है कि इसको जो है केवल शाम के समय और सुबह के समय केवल क्या दिखेगा, लाल और जो पीले या फिर रेड और येलो जो रोशनी है या फिर ऑरेंज है वही दिखती है। इसीलिए शाम के समय में और सुबह के समय में जो है उसको क्या होता है कि आकाश जो है वो लाल दिखता है, जबकि दोपहर के समय में आकाश नीला दिखता है। क्यों दोपहर के समय में आकाश नीला दिखता है, अभी हम लोग पढ़ें कि दोपहर के समय क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर को कम भेजना होता है सूर्य को, इसीलिए क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो छोटी वेवलेंथ वाली जो रोशनी होती है वही स्कैटर होती है ज़्यादा। जो ज़्यादातर जो बड़ी वेवलेंथ वाली जो रोशनी होती है वो एटमॉस्फेयर को आराम से पार करके नीचे तक चली जाती है। लेकिन शाम के समय में क्या होता है कि जो छोटी वेवलेंथ वाली जो रोशनी होती है वो बहुत पहले ही रिफ्लेक्ट हो चुकी होती है, स्कैटर हो चुकी होती है। जो बड़ी वेवलेंथ वाली रोशनी होती है वो यहाँ तक जाके वो कुछ मात्रा में स्कैटर होती है और मैक्सिमम मात्रा में जो है पहुँच जाती है। इससे क्या होता है कि हम लोग को शाम के समय और सुबह के समय हम लोगों की आंखों तक केवल रेड और येलो और ऑरेंज रेज ही पहुंच पाती है। इसीलिए शाम के समय और सुबह के समय हम लोग को जो आकाश है वो लाल और या फिर कह सकते हैं ऑरेंज पीला में दिखाई देता है, और दोपहर के समय जो आकाश जो है हम लोग को ब्लू दिखाई देता है। उसके बाद दूसरा जो फैक्ट उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के कारण ही जो है आकाश, जो बादल होते हैं वो वाइट दिखते हैं, जो बादल के में छिपा हुआ जो सूर्य होता है वो वाइट दिखता है, और डिफ्यूज़न के कारण ही रात के समय भी कुछ मात्रा में एनर्जी हम लोग को दिखती है। तो समझते हैं डिफ्यूज़न मतलब क्या होता है। डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि जैसा कि हम लोग समझे स्कैटरिंग में क्या था कि जो डस्ट पार्टिकल या फिर एयर मॉलिक्यूल्स था वो उसका साइज बहुत छोटा था, वो इतना छोटा था कि वो उस वेवलेंथ से
भी छोटा था, इसीलिए क्या हुआ कि सॉरी, जो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन था उस रेडिएशन छोटा था, इसीलिए वो क्या करता है कि जो छोटे रेडिएशन वाले जो वेव होते हैं, छोटे वेवलेंथ वाले जो रेडिएशन होते हैं, केवल उन्हीं को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी सबको जाने देता है। लेकिन जो डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न में क्या होता है कि जो सॉरी जो जो डिफ्यूज़न में क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो डस्ट पार्टिकल या फिर वाटर वेपर होते हैं, उनका जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो किसी एक भाग को स्कैटर नहीं करते हैं, वो पूरे के पूरे लाइट को ही, पूरे के पूरे रेडिएशन को ही स्कैटर कर देते हैं, मतलब उसको रिटर्न कर देते हैं। तो इसीलिए इसको क्या होता है, डिफ्यूज़न कहा जाता है। ये सेलेक्टिव होता है, स्कैटरिंग जो है सेलेक्टिव होता है। सेलेक्टिंग क्यों होता है? क्योंकि वो किसी एक भाग को सिलेक्ट करता है, छोटे वेवलेंथ को सिलेक्ट करता है, उसी को रिफ्लेक्ट कर देता है या फिर स्कैटर कर देता है। लेकिन डिफ्यूज़न में क्या होता है कि डिफ्यूज़न में पूरा का पूरा रेडिएशन, जो भी भाग, जो भी वेवलेंथ वाला जो भी रेडिएशन आ रहा है, वो पूरा का पूरा रेडिएशन ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न के कारण ही जो है वो आसमान में जो आकाश है, आकाश में जो बादल है, बादल जो है वाइट दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनका आकार काफ़ी बड़ा होता है। तो वो क्या करते हैं, जो भी रोशनी उस पर पड़ती है उन सभी को वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, चाहे वो लाल हो, चाहे वो लंबी वेवलेंथ वाली रोशनी हो, या फिर वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली ब्लू हो, उन सभी को जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि जैसे ही सूर्य जो है सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है, तो वो सारे के रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसीलिए बादल के पीछे छिपा हुआ जो सूर्य है वो वाइट दिखता है, क्योंकि वो उसकी जितनी भी रोशनियाँ है वो सारी की सारी रोशनियाँ रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं। और बादल भी इसलिए वाइट दिखता है क्योंकि वो सारे के सारे रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है। और डिफ्यूज़न को समझते हैं। डिफ्यूज़न का क्या होता है, सॉरी, रात के समय में क्यों रोशनी रहती है? जब रात के समय में जब चांद नहीं भी होता तब भी रोशनी कैसे होती है? तो कैसे होती है कि सूर्य से जो रोशनी जा रही होती है, वो सूर्य की रोशनी, उसका डिफ्यूज़न होता है। कि अभी हम लोग पढ़े कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे तरह के पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल, एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी जो है ये जितने भी रेडिएशन आता है उसको डिफ्यूज़ कर देते हैं। तो जो भी रेडिएशन यहाँ से आ रहा है वो डिफ्यूज़ होके वो कोई, मान लीजिए कोई डस्ट पार्टिकल डिफ्यूज़ करके उसको इस डायरेक्शन में भेज दिया, किसी को इस डायरेक्शन में भेज दिया, फिर ये वाला डस्ट जो रेडिएशन यहाँ पे आया है, फिर यहाँ से टकरा के फिर वो किसी दूसरे डायरेक्शन में चला गया। तो इससे क्या होता है कि इसी तरह से वो सभी जगह जगह से टकरा के, कोई यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे टकराएगा, इस तरह से जो है वो टकरा टकरा के जो है वो उस भाग में पहुँच जाएंगे जहाँ पे अभी रात हो रही है। इसी कारण से जो है रात में भी कुछ मात्रा में रोशनी हम लोग को दिख जाती है। तो यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं। दी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है दिन का समय हो रहा है, दिन के समय यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोशनी आ रही है। और जैसे कि आप देखे होंगे कि सूर्य के उगने के जस्ट पहले और सूर्य के डूबने के जस्ट बाद, जैसे पृथ्वी अगर ऐसे घूम रही है, ठीक है, यहाँ से ऐसे और घूम रही है पृथ्वी, तो क्या होगा कि ये रात का भाग हो गया और ये हो गया दिन का भाग और ये हो गया रात का भाग। तो क्या होगा कि रात से दिन होगा, सूर्य पृथ्वी इधर से इधर आएगी, तो क्या होगा कि जब यहाँ पे आने के इस भाग को पार करने के बाद दिन होगा, लेकिन जो है दिन का ये जो रोशनी है वो बहुत पहले ही सूर्योदय होने के बहुत पहले ही यहाँ पे रोशनी आ जाएगी। क्यों? डिफ्यूज़न के कारण। यहाँ पे जो रोशनी आ रहा होगा वो डिफ्यूज़ होके यहाँ पे जाएगा। तो इसीलिए जो है दिन होने के पहले, या फिर कहने का मतलब है सूर्य के उगने के पहले भी काफ़ी मात्रा में रोशनी जो है इस भाग में आ गई होगी, और इसी को हम लोग कहते हैं ट्विलाइट। और जब रात को, जब शाम को जब सूर्य डूब भी जाएगा, उस समय भी ये जो दिन वाला भाग है यहाँ से काफ़ी सारा मात्रा में रोशनी डिफ्यूज़ होके जो है, एक मिनट, डिफ्यूज़ होके जो है वो इस भाग में जा रही होगी। इसीलिए जो है शाम के समय में भी जब सूर्य डूब गया होगा तब भी जो है काफ़ी मात्रा में रोशनी आकाश में रहेगी। और सूर्य के उगने के जस्ट पहले, सूर्य मान लीजिए यहाँ पे उगेगा और यहाँ से दिन का शुरुआत होगा, इस भाग में दिन होगा, तो उसके जस्ट पहले इस भाग में भी जो है रोशनी कैसे आ जाएगी, दिन वाला जो सूर्य होगा वो सूर्य की रोशनी डिफ्यूज़ होकर इस भाग में जाती है। इसीलिए सूर्य के जस्ट उगने के पहले काफ़ी सारी रोशनी आ जाती है और सूर्य के उसी तरह से डूबने के बाद भी काफ़ी सारी रोशनी इस भाग में रहती है। और उसी तरह से रात के समय भी रोशनी काफ़ी सारी रह जाती है। कैसे रह जाती है? यही जो डिफ्यूज़ जो रेडिएशन है वो अगेन बार बार डिफ्यूज़ होता है और वो वहाँ तक पहुँच जाता है। इसीलिए रात को भी काफ़ी मात्रा में रेडिएशन रहता है, डिफ्यूज़ रेडिएशन वहाँ तक पहुँच जाता है। इसीलिए रात को भी आकाश जो है पूरा काला नहीं पड़ जाता, पूरा अंधकार नहीं हो जाता, उसमें काफ़ी मात्रा में रोशनी रह जाती है। तो इसी को
हम लोग कहते हैं डिफ्यूज़न। इसके बाद से हम लोग समझते हैं कि रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र होता है, जहाँ पे दिन में जितनी ज़्यादा गर्मी होती है, रात में उतनी ही ठंडी क्यों पड़ जाती है। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसका जो कारण है वो मेन कारण है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो सोलर से सूर्य से जो रेडिएशन आ रही है वो सारा मात्रा में तो स्कैटर या डिफ्यूज नहीं हो जाती है, कुछ मात्रा में कुछ गैस और वाटर वेपर या फिर अर्थ या फिर अलग अलग जो भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट जो है कुछ ना कुछ मात्रा में वो सारे रेडिएशन को जो है कुछ ना कुछ मात्रा में सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब मतलब कि अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। कुछ वाटर वेपर भी एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ गैस मॉलिक्यूल्स भी एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल एब्जॉर्ब करते हैं, और पृथ्वी पर तो जो भी एलिमेंट्स है वो सब एब्जॉर्ब करते ही हैं। तो ये जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं उस रेडिएशन को, वो एब्जॉर्ब करके फिर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर से उसको रेडिएट करते हैं। जैसे दिन के समय में जितना मात्रा में सूर्य का रोशनी आया, दिन के समय गर्मी हुई, लेकिन रात के समय तो सूर्य नहीं रहता, तो फिर भी गर्मी क्यों रह जाती है। और उस समय क्यों हम लोगों को गर्मी महसूस होती है, ठंडा, उसमें पृथ्वी तो पूरा ठंडा होना चाहिए, बर्फ हो जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य का रोशनी तो है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है, ग्रीन हाउस पर समझते हैं। ग्रीन हाउस जो है वो क्या होता है कि इस तरह का एक कांच का बना हुआ घर होता है, जो बनाया जाता है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, सालों भर बर्फ जमा रहता है, वहाँ पे इस तरह कांच का घर बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, बाहर से तो सूर्य की रोशनी अंदर आ जाती है, लेकिन अंदर से सूर्य की रोशनी जो है बाहर नहीं जा पाती है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपको देखे होंगे, कार में देखे होंगे, या फिर जो एसी वाले रूम्स होते हैं उनमें देखे होंगे। उसमें क्या होता है कि बाहर से जो कांच जो लगी होती है, उससे बाहर से रोशनी भीतर तो आ जाती है, लेकिन भीतर से रोशनी जो है बाहर नहीं जा पाती है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। इसी तरह के प्रभाव को उत्पन्न करके जो है ध्रुवों पर, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, वहाँ पे खेती किया जाता है। और इसी तरह का प्रभाव जो है, कभी एटीएम मशीन में अगर पैसा निकालने गए होंगे और एसी बंद होगा, तो आपने वहाँ महसूस किया गर्मी वहाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि बाहर से तो सूर्य की रोशनी आ गई, लेकिन भीतर से वो रोशनी नहीं जा पाती है। पृथ्वी भी कुछ ऐसा ही बिहेव करता है। पृथ्वी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है उसका वाटर वेपर। वाटर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया। ये जो है ये सभी ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली रोशनी को ग्रहण कर लेते हैं और अपने पास स्टोर करते हैं, और इसको फिर रेडिएट करते हैं। तो इस तरह से जो है सूर्य का पृथ्वी का जो है टेम्परेचर बना रहता है, दिन के समय भी और रात के समय भी। ठीक है, और इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है जो पृथ्वी पर टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रात के समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा नहीं हो जाता है पृथ्वी, वो है वाटर वेपर के कारण। तो रेगिस्तान में इतना ठंडा कैसे हो जाता है? रेगिस्तान में जो दिन में इतना गर्मी पड़ जाता है, वो अचानक से इतना ठंडा कैसे कैसे हो जाता है? तो रेगिस्तान में क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती है, वाटर वेपर बहुत कम मात्रा में होता है, तो इसीलिए क्या होता है, जैसे ही सुबह होता है, सुबह होते होते क्योंकि वाटर वेपर है नहीं, तो क्या होता है कि जो ड्राई एयर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है सैंड के कारण, तो वो पूरा भाग जो है गर्म हो गया। और रात होते होते क्या हो जाता है कि रात को क्या होता है कि अब जैसे ही वो सैंड गर्म हुआ था, वो सैंड तुरंत ठंडा हो जाएगा। और एटमॉस्फेयर में वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है नहीं, वेपर है नहीं, जो कि रात में क्या करेगा, जो गर्मी को दिन की गर्मी को सोख के रखेगा और रात को छोड़ेगा। इसीलिए क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ऐसा वाटर वेपर नहीं रहता है। इसीलिए रात में टेम्परेचर क्या होता है, जितना तेज़ी से सुबह से टेम्परेचर बढ़ा होता है, उतना ही तेज़ी से वो टेम्परेचर घटना लगता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वेपर नहीं है, वाटर वेपर नहीं है, जो धीरे धीरे टेम्परेचर को छोड़ते रहें। इसीलिए क्या होता है, वहाँ पे रात के समय जो है टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, लगभग टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, -4 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है सहारा रेगिस्तान में। उसके बाद हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन को समझना रिफ्लेक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के कारण ही हम लोग को मिरर में अपना फेस दिखता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जिस एंगल में जो सूर्य की रोशनी या फिर कोई भी रोशनी जिस एंगल में आ रही है, उसको उसी एंगल में भेज दिया जाए, बिना किसी तरह के एब्जॉर्ब किए या फिर बिना किसी की तरह का प्रभाव उत्पन्न किए, जैसे कि डिफ्यूज़न या फिर दूसरे में हुआ, या फिर एब्जॉर्प्शन में उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो बिना किसी तरह का प्रभाव उत्पन्न किए जो एनर्जी इतना मात्रा में आई है, उसको हम लोग उसी एंगल में जब रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन को हम लोग अल्बेडो समझते हैं। अल्बेडो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बार बार एग्जाम पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अल्बेडो का मतलब होता है कि जितना मात्रा में एनर्जी आया है, उसका कितना मात्रा वहाँ से रिफ्लेक्ट किया गया। ठीक है,
कुछ मात्रा में उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, या फिर अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग तरह का प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो पूरा का पूरा भाग को वो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, कुछ भाग को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो कितना मात्रा में रिफ्लेक्ट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ का जो प्लैनेटरी अल्बेडो है वो है लगभग 35%। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, 35%। लेकिन कुछ कुछ राइटर जो है इसको बताते हैं 29 to 35%। तो ऑप्शन में जिस तरह का होगा उसको आप टिक कर दीजिएगा। तो हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा सरफेस पे किस किस तरह का अल्बेडो होता है। तो जो फ्रेश स्नो होता है, जो फ्रेश स्नो है, जो वाइट होता है एकदम, उसका जो अल्बेडो जो है सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, वो होता है 80 to 85%। अल्बेडो का मतलब कि वो 80 to 85% जितना उसको रोशनी पड़ता है उसका 80 to 85% वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ओल्ड जो स्नो होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डस्ट या फिर धूल कण या फिर गंदगी आ चुकी होती है, उसका जो रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत कम हो जाता है, वो 50 से 60% कर पाता है। ये समझ के रखिएगा कि रिफ्लेक्शन होता कैसे है कि जो भी एलिमेंट जितना डार्क दिखेगा या फिर जितना ज़्यादा मॉइस्ट होगा उतने रिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा, और वो जितना ही लाइट कलर का होगा और जितना सूखा होगा उसका रिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा। जो स्नो होता है वो लाइट कलर का होता है, वाइट होता है, इसीलिए उसका रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। जो सैंड होता है उसका रिफ्लेक्शन भी जो है काफ़ी कम होगा, और वो वेट हो 20 to 30%, अगर ड्राई हो तो इससे थोड़ा सा बढ़ेगा। ग्रास अगर पूरा ग्रीन हो जिस तरह का दिख रहा है यहाँ पे, अगर ऐसा ग्रीन ग्रास हो तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो कम होगा, 20 to 25% होगा। लेकिन अगर गर्म सूखा हुआ घास हो तो उसका रिफ्लेक्शन जो है बढ़ जाएगा। ड्राई अर्थ, सूखी मिट्टी का रिफ्लेक्शन जो है वो 25% होगा, और वेट अर्थ का 10% होगा। उसी तरह से फॉरेस्ट का, वाटर का, थिक क्लाउड का, जो मोटे क्लाउड्स होते हैं, करने का मतलब कि जो है काफ़ी मोटे क्लाउड होंगे, जैसा कि मानसून का जो क्लाउड आता है, वो जो क्लाउड होता है देखिए पूरा काला जो क्लाउड होता है, वो क्या करता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए वो जो है नीचे में पूरा अंधकार कर देता है। जबकि जो थिन क्लाउड होते हैं, जो ठंडे के समय में जो क्लाउड्स देखे जाते हैं, वो क्लाउड्स जो है वो केवल 20 to 25% एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि काफ़ी सारा रोशनी पृथ्वी पर आ पाता है, लेकिन जो मानसून क्लाउड होते हैं वो रात जैसा माहौल कर देते हैं, कई बार पूरा अंधकार हो जाता है। जो वाटर होता है, वाटर जो है उसका भी अलग अलग किस एंगल से सूर्य का रोशनी पड़ रहा है ये उसको डिपेंड करता है कि वो कितना मात्रा में वो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर सूर्य एकदम सोझा पड़ रहा है, सूर्य मतलब कि अगर एकदम 12 बजे वाला समय सूर्य उस तरह से पड़ रहा है, तो क्या होगा वो वाटर के बहुत गहराई तक चल जाएगा और रिफ्लेक्शन जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर सूर्य जो है 30 डिग्री एंगल पे है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, रिफ्लेक्शन जो है उसका बहुत बढ़ जाएगा, लगभग 50 to 80% जो रिफ्लेक्शन होगा अगर सूर्य इस तरह से क्षितिज पे है। और ये जो सिल्वरी जो लुक दिखता है वाटर का, वो उसी समय होता है जब वो सूर्य होराइजन पे होता है। सूर्य जब 30 डिग्री या फिर 20 डिग्री का कोण बना के जब पृथ्वी पे अपना वाटर पे अपना जो है एनर्जी देता है, तो उस समय जो है वो इस तरह सिल्वरी लुक होता है, और इस समय रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और दिन के समय, जो दोपहर के समय, सूर्य का जो रोशनी काफ़ी वाटर के अंदर जाता है और उस समय रिफ्लेक्शन काफ़ी कम होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि रिफ्लेक्शन जो है वो कैसे जो अलग अलग सरफेस पर प्रभावित होता है। तो इस तरह से हम लोग ने पूरा इंसुलेशन के इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया। आज के चैप्टर से कंप्लीट हो जाता है इंसुलेशन कि डिप्लेशन, सूर्य का जो इंसुलेशन आता है वो कैसे एटमॉस्फेयर में कौन कौन से एलिमेंट उसको कैसे कैसे बिहेव करते हैं और किस किस तरह का प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इस तरह से हम लोग इंसुलेशन को पूरा कंप्लीट कर लिया। पिछले चैप्टर्स में मैंने पढ़ाया है इंसुलेशन कैसे पृथ्वी पर आता है और कौन कौन से फैक्टर से प्रभावित होता है। तो मैंने जो है डेमो अपना एक मॉडल बना के समझाया है आपको इंसुलेशन, वहाँ पे जाके इंसुलेशन को पूरा समझ सकते हैं। और इस भाग में हम लोग समझे कि एटमॉस्फेयर में जो इंसुलेशन आता है वो कैसे किस किस तरीके से उसको स्कैटर होता है, डिफ्यूज़ होता है और रिफ्लेक्ट होता है, और उसका क्या क्या प्रभाव उत्पन्न दिखता है। तो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो आज का, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें।